हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो वीडियो को पूरी वॉच करना है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च के 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो आपको अदर किसी वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी। इसमें ही आपका कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे, जिसका प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली से प्राइस है। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स लेने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मामूली से प्राइस है, कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतने तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके फ्री होते हैं, इनमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उनको देख लेते हैं। तो इसमें ना आपका जो एजुकेशनल रिसर्च होती है उसके परिचय के बारे में हम आपका इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जो आपका एजुकेशनल रिसर्च है उसके क्या क्या सिद्धांत है, उसका विकास कैसे हुआ, या उसके जो भी अनुसंधान है उनको हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो इसका हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि आपके विचार से शोधकर्ता के लिए सामान्य कौशल शिक्षा आवश्यक है। अपने उत्तर की तार्किक व्याख्या कीजिए। साथ ही सामान्य शोध कौशल क्या होते हैं, शोध कार्य में इन कौशलों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। जो आपकी कौशल शिक्षा होती है वो एक शोधकर्ता के लिए क्यों आवश्यक है उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही हमें जो सामान्य शोध कौशल होते हैं उसके बारे में बताना है कि जो सामान्य शोध कौशल होते हैं वे आपके क्या होते हैं, और ये जो शोध कार्य में जो आपके कौशल होते हैं शोध कार्य में किस प्रकार की प्रासंगिकता स्पष्ट करते हैं उसको बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आप शोध है वो जो आपके रिसर्च है वो आपकी एक प्रकार की व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो ज्ञान को प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है। तो शोध आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम आपका किसी भी विषय को लेकर उस पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, या उसमें जो भी कमियां होती है उन कमियों को पहचानते हैं और फिर उनमें आपका जो कमियां होती है उनको कमियों को दूर करते हैं। यह आपका एक अकादमिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति का आधार भी माना जाता है। सफल शोधकर्ता बनने के लिए केवल विषय विशेषज्ञता ही प्राप्त नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य कौशल भी आवश्यक होते हैं जो उन्हें अपनी शोध यात्रा में प्रभावी बनाते हैं। ये कौशल शोध को अधिक सुसंगत, सटीक और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो आपका एक सफल शोधकर्ता होता है वो आपका विशेषज्ञता से ही नहीं बनता है, उसके लिए उसको कुछ अपने सामान्य कौशल का भी इस्तेमाल करना होता है। तो जो इससे कि जो उसकी शोध यात्रा होती है वो प्रभावी बन जाती है और जो उसका शोध है वो सही, सटीक, सुसंगत और प्रभावशाली होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे कि आपके विचार से शोधकर्ता के लिए सामान्य कौशल शिक्षा आवश्यक है। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि जो शोधकर्ता होता है उसके लिए आपका एक सामान्य कौशल शिक्षा होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके आपके ये आपके विभिन्न मुद्दों पर तार्किक व्याख्या करता है। तो उन बिंदुओं को देख लेते हैं जिसमें आपका सबसे पहला आता है ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना। जो शोध होते हैं वे आपके किसी एक ही सब्जेक्ट पर या किसी एक ही विषय पर या किसी एक ही तत्व पर ही निर्भीत नहीं रहते हैं, मंतक ही नहीं रहते हैं, बल्कि आपका विभिन्न विषयों से जानकारी एकत्रित करता है और विभिन्न विषयों पर शोध करता है। जिसमें आपका सामान्य कौशल जैसे कि महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषण, संश्लेषण शोधकर्ता को विभिन्न क्षेत्रों से प्रासंगिक जानकारी को पहचानने और उन्हें अपने शोध में प्रभावी ढंग से जोड़ने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि आपका कोई जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्ता होगा, वो अपनी खोज को समझने के लिए अपने जो उसका क्षेत्र है उसकी तो वो व्याख्या करेगा ही, उसको तो वो समझेगा ही, साथ ही वो सांख्यिकी और नैतिकता के सिद्धांत को भी समझेगा। सेकंड आपका आता है समस्या समाधान की समानता। जो शोध होता है वो आपका समस्याओं को हल करने का एक प्रकार का तरीका होता है या एक प्रकार का प्रयास होता है। उसमें ही आपका जैसे आपका रचनात्मक सोच हो गया या आपका तार्किक तर्क होगा, और समस्या समाधान जो चुनौतियां हैं उन सभी को शोधकर्ताओं को करना पड़ता है।
यही उनके सामने एक चुनौतियां बनकर आती है और वही इनका उपयोग करने से वे एक नई समाधान खोजते हैं। तो जब शोध में अप्रत्याशित बाधाएं आती है तो इन कौशलों से ही शोधकर्ता नए दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ पाता है। थर्ड आपका आता है प्रभावी संचार। जो शोधकर्ता होता है उसके पास एक प्रकार का संचार करने का तरीका भी अच्छे से होना चाहिए, जो कि निष्कर्ष को दूर करेगा, तो साथ में उसको दूसरों तक पहुंचाना भी पड़ेगा। तो उसको ही जितना की शोध करना है उतना ही आपका शोध के निष्कर्षों को दूसरों तक पहुंचाना भी है। और जो आपका इसमें सामान्य संचार कौशल आता है वो आपका लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या शोधकर्ता को अपने जटिल विचारों, पद्धति और निष्कर्षों को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होने चाहिए, ताकि दूसरे भी उस चीज को समझ सके और दूसरों तक वो शोध पहुंच सके। तो इसमें आपका अकादमिक पेपर लिखना, प्रस्तुतियां देने, अनुदान प्रस्ताव तैयार करना और सहकर्मियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना आदि आते हैं। जो आपके ये शोध निष्कर्ष होते हैं वो निष्कर्षों को ठीक करते हैं और साथ ही संप्रेषित नहीं करते हैं, तो उनका प्रभाव सीमित हो जाता है। फोर्थ हम आपका देख ले जानकारी का प्रबंधन और मूल्यांकन, जो कि आज के समय में जैसे कि आप जानते हैं जो आपका सूचना युग है या आज का समय, इसमें आपका हर क्षेत्र से जानकारी प्राप्त की जाती है। तो शोधकर्ता को एक बहुत ही बड़ी जानकारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस भी विषय पर उसको शोध करना होता है तो उसके विषय पर उसको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, बहुत ही सूचना मिल जाती है। तो उसमें जो आपका सबसे बेस्ट जानकारी होगी जिससे आपका जो शोध है वो उसका मूल्यांकन सही तरीके से हो सके, तो उसको वो चुनना होता है, जिससे कि उसे विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करना आना चाहिए, जानकारी का मूल्यांकन करना और उसे व्यवस्थित करना आना चाहिए। तो यही आपका एक शोधकर्ता के लिए अनिवार्य होता है। जो आपका सामान्य कौशल होता है वो शोधकर्ता को अत्यधिक जानकारी के बोझ से बचने, प्रासंगिक एवं विश्वसनीय डेटा का उपयोग करने में मदद करता है, जिससे कि आपका जो शोध है वो आपका सटीक सुसंगत होता है। अब हम आपका नैतिकता और जिम्मेदारी देख लेते हैं। शोध में आपका एक नैतिकता का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपका सामान्य कौशल शिक्षा होती है उसमें नैतिक निर्णय लेने और अकादमिक ईमानदारी के सिद्धांतों को समझाना शामिल होता है। और जो आपके शोधकर्ता होते हैं वही इसमें डेटा में हेरफेर से बचने, साहित्यिक चोरी से दूर रहने और शोध प्रतिभागियों के अधिकारों का सम्मान करने में मदद करते हैं, जिससे कि उनका समय भी बचता है और जो उनका शोध है वो सुसंगत और सटीक भी होता है। तो जो नैतिक शोध होते हैं वे आपके विश्वसनीय तो होते ही है, साथ ही वे समाज के लिए भी फायदेमंद होते हैं। फिर आपका आता है समय प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन। जो आपकी शोध परियोजनाएं होती है जिसमें ये आपकी एक प्रकार की लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि आपका प्रभावी समय प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन कौशल शोधकर्ता को अपने काम को व्यवस्थित करने, समय सीमा का पालन करने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। यही शोध आपके समय पर और बजट के भीतर पूरा करने में सहायक होते हैं। तो ये हमने आपके कुछ टॉपिक बता दिए जिससे कि आपको ये पता चलता है कि जो शोध करता है उसके लिए सामान्य कौशल क्यों आवश्यक है। अब हम आपका सामान्य शोध कौशल, शोध कार्य में इन कौशलों की प्रासंगिकता को देख लेते हैं। तो जो सामान्य शोध कौशल होते हैं वे आपकी एक प्रकार की मूलभूत क्षमताएं होती है, जिसमें जो भी कोई भी शोधकर्ता होगा वो अगर किसी भी क्षेत्र में अपना शोध कर रहा है तो उसका विषय क्षेत्र कुछ भी हो, वो अपनी कौशल शोध प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब हम आपका सामान्य शोध कौशल देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले महत्वपूर्ण और विश्लेषणात्मक सोच आता है, क्राइटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो इसकी परिभाषा में हम आपका देख लेंगे, जो आपका जानकारी होती है, जो भी उसने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है उसका निष्पक्ष मूल्यांकन करना, अर्थात किसी भी पक्ष का अपना साथ ना देकर एक निष्पक्ष रूप से उसका मूल्यांकन करना। साथ ही जो मान्यता होती है उसको किस तरीके से मान्यता प्राप्त हुई है, जो उसको जानकारी प्राप्त हुई है, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो कितने हद तक सही है और आपकी एक विश्वसनीय है। साथ ही तार्किक त्रुटियों का पता लगाना, जो भी उसमें त्रुटियां है, जो भी उसमें कमियां है उनका पता लगाना और उनको दूर करना, और विभिन्न दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने की क्षमता। अपने एक ही तरीके से कोई भी समस्या है वो उसको एक ही तरीके से न देखना, बल्कि उसको अलग अलग दृष्टिकोण से सभी के नजरिए से उस समस्या को देखना की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसमें किसी जानकारी के क्यों और कैसे पर प्रश्न शामिल होता है, कि कोई भी हमने शोध किया तो वो क्यों किया गया, या फिर कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय क्षेत्र है वो क्यों है और उस पर कैसे विचार किया गया है या किस प्रकार से उस पर प्रश्न है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं। तो इससे आपका कुशल परिकल्पनाओं को तैयार करने, शोध प्रश्नों को परिभाषित करने, साहित्य की समीक्षा करने और डेटा का विश्लेषण करने में समय पूर्वाग्रह से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण होता है। और जो शोधकर्ता होते हैं वे विश्वसनीय स्रोतों को मजबूत तारकों की पहचान करने में मदद करते हैं। सेकंड आपका समस्या समाधान आता है। तो समस्या समाधान में आपका यही होता है, जो शोधकर्ता का जो भी विषय होगा वो उसकी पहले कमियों को पहचानेगा, उसकी खामियों को पहचानेगा, फिर उसमें जो भी उसकी खामियां या उसकी जो भी कमियां हैं
उनके मूल कारणों का पता कर लगाएगा कि आखिर जो ये कमियां हो रही है वे किस बेस पर होती है, किस वजह से हो रही है। फिर उनका जो भी समाधान होगा और जो भी सबसे प्रभावी समाधान होगा उसको चुनकर वो उसको लागू कर देगा। अब इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं। प्रासंगिकता में देखेंगे जो आपकी शोध प्रक्रिया है वो आपकी अप्रत्यक्ष चुनौतियां तो आती है इसमें, जैसे कि डाटा एकत्रित करने में बाधाएं, आपका विभिन्न विभिन्न जगह से डाटा ही मिलते हैं तो उसको एकत्रित करना, जो भी विश्वसनीय डाटा है उसको उपयोग करना, प्रयोगात्मक विफलता या सैद्धांतिक विरोधाभास, जो ऐसे जो भी समस्या है ये सभी उसके सामने आती है। इन सभी का समाधान कौशल शोधकर्ता को रचनात्मक रूप से इन बाधाओं को दूर करने और अपने शोध को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। थर्ड आपका आता है सूचना साक्षरता और डेटा प्रबंधन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड डेटा मैनेजमेंट। इसके परिभाषा में देख लेते हैं। जो आपको इंफॉर्मेशन या जो भी सूचना प्राप्त करते हैं वो आपको, जैसे कि आप जानते हो आज का समय आपको सूचना का युग है, इसमें आपको सभी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल जाएगी। तो उनमें जो भी सबसे प्रभावी ढंग है जानकारी प्राप्त करने का उसको खोजना, साथ ही उसका मूल्यांकन करना कि जो उसने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है वो किस हद तक सही है, और उसे व्यवस्थित करना और उसका उपयोग करना। इसमें डेटा एकत्रित करना, उसे साफ करना, सुरक्षित रखना और उसका व्यवस्थित रूप से भंडारण करना शामिल होता है। इसके प्रासंगिकता में देख लेते हैं। क्योंकि जो आपका शोध होता है उसमें आपका जो डेटा और जानकारी होती है वो बहुत ही अधिक होती है, जिससे कि जो सूचना साक्षरता शोध करता है वो विश्वसनीय और प्रासंगिक स्रोतों की पहचान करता है और फिर उनकी मदद से अपने शोध करता है। जो कि आपका जो डेटा प्रबंधन होता है उससे हमें यह पता चलता है कि एकत्रित किए गए डेटा सटीक, सुलभ और सुरक्षित है, जो कि शोध की वैधता के लिए आवश्यक है। फोर्थ हम आपका लिखित और मौखिक संचार देख लेते हैं, रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन। इसके परिभाषा में हम देख लेते हैं जो उनके विचार है, जो उनके निष्कर्ष है, उनको जो उनके तर्क है वे स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी होने चाहिए, ताकि जो शोध है वो आपका दूसरों तक पहुंच सके और दूसरे लोग उसे समझ सके। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लिखित रूप में देख रहे हो तो उसमें आपका कोई शोध पत्र होगा, रिपोर्ट होगा, थीसिस वगैरह, ये आपके लिखित रूप में संचार में आते हैं। सेकंड आपका मौखिक हो गया, जैसे आपने कोई उपस्थितियां दी, कोई सम्मेलन में भाषण दिया, वे सभी आपके मौखिक रूप में आ गई। इसकी प्रासंगिकता देख लेते हैं। जो कि शोध के निष्कर्ष होते हैं उनको प्रसारित करना शोध का एक अभिन्न अंग भी होता है, जो कि प्रभावी संचार कौशल शोधकर्ता को अपने काम को सहकर्मी समीक्षा पत्रिकाओं में प्रकाशित करने, अनुदान प्राप्त करने, सम्मेलनों में प्रस्तुतियां देने और अपने निष्कर्षों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करता है। जिससे कि जो शोध होता है वो आपका अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचता है, सब तक पहुंचता है। जितने भी उसमें कमियां थी उसको दूर किया जाएगा और जितने भी उसका उपयोग किया जाएगा सही तरीके से, उसका उतना ही आपका प्रभावी परिणाम भी होगा। फिफ्थ आपका आता है नैतिक तर्क और जिम्मेदारी, इथिकल रीजनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके परिभाषा में आता है जो नैतिक सिद्धांत होती है उसको समझना और साथ ही उनका पालन करना, और जो आपका शोध आचरण है उसमें ईमानदारी बनाए रखना, साहित्यिक चोरी से बचना और प्रतिभागियों के अधिकारों का सम्मान करना। तो इसकी प्रासंगिकता में हम देख लेते हैं जो शोधकर्ता होते हैं उनमें नैतिकता सर्वोपरि होती है, और यही आपका कौशल शोधकर्ता को अपने शोध को निष्पक्षता, सत्यनिष्ठ और जवाबदेही के साथ संचालित करने में मदद करता है, जिससे जो शोध के परिणाम होते हैं वे विश्वसनीय और समाज के लिए फायदेमंद भी होते हैं और आपके एक सटीक और अच्छे परिणाम निकलते हैं। सिक्स्थ आपका सहयोग और नेटवर्किंग आता है, कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, जिसके परिभाषा में हम देख सकते हैं जो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करना, जो विचारों का आदान प्रदान करना और पेशेवर संबंध बनाए रखना। तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने से ये होगा जो हमें दूसरों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो भी जानकारी मिल रही है वो हमें सही प्राप्त हो, आपकी सटीक जानकारी प्राप्त हो और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो। इसके प्रासंगिकता देख लेते हैं। जो आपकी शोध परियोजनाएं होते हैं उसमें आपके कई प्रकार के सहयोगी होते हैं। जो सहयोग कौशल होता है उससे शोधकर्ता को विभिन्न विशेषज्ञता वाले लोगों के साथ काम करने, अर्थात तो जैसे कोई आपका आपने किसी फील्ड में आपने कोई भी रिसर्च की तो उसमें आपको जो भी उस फील्ड का जो भी मेन जो भी आपका विशेषज्ञता वाला व्यक्ति होगा उसके साथ आपका संबंध बनेगा, तो उसके साथ आप काम करोगे तो आपका जो शोध होगा वो अधिक विश्वसनीय और फायदेमंद होगा, और संसाधनों को साझा करने में भी सहायता मिलेगी, साथ ही ज्ञान के आदान प्रदान से भी लाभ उठाने में मदद मिलेगी। नेटवर्किंग आपको इस प्रकार का ही एक प्रकार का सहयोग और नेटवर्किंग हो गया जो कि अवसरों को खोलता है और साथ ही करियर के विकास में सहायता करता है। तो ये आपका 6 प्रकार का हो गया। अब हम आपका 7th देख लेते हैं जिसमें आपका आता है आत्मनियमन और समय प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके परिभाषा में हम आपको देख लेते हैं जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करना, साथ ही उनको समय से कंप्लीट करना, अपनी प्राथमिकताओं को तय करना, कार्यों को व्यवस्थित करना और समय सीमा का पालन करना। इससे हम स्वयं को भी प्रेरित रखेंगे और बाधाओं के बावजूद काम करते रहना भी
शामिल इसमें होगा। तो इसकी प्रासंगिकता में देख लेते हैं। जो आपका शोध होता है वो कभी आप देखते हैं कि आपका कई वर्षों से चला आ रहा है किसी भी रिसर्च को लेकर, और फिर उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता है, तो ये आपका एक समय की बर्बादी होती है। तो जो आपकी शोध करता है तो वो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो लंबी और चुनौतीपूर्ण भी होती है। तो उसमें आपको प्रभावी अगर आप आत्मनियमन और समय प्रबंधन कौशल करेंगे तो उससे आपके जो शोध होगा वो आपका समय से व्यवस्थित भी होगा, उससे समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और साथ ही प्रेरित रहने में भी वो मदद करेगा जब आपका काम चुनौतीपूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से हमने आपके 7 प्रकार के देख लिए। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे जो आपके शोधकर्ता होते हैं वे सामान्य कौशल शिक्षा केवल अतिरिक्त विशेषज्ञता नहीं होते बल्कि वे आपके एक मूलभूत आवश्यकता भी है। जो ये कौशल शोधकर्ता होते हैं वे अपनी विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने, चुनौतियों का सामना करने, अपने निष्कर्षों को सटीक रूप से संप्रेषित करने और नैतिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। जो आपके ज्ञान के क्षेत्र होते हैं वे अधिक सार्थक और विश्वसनीय योगदान भी देते हैं, जिससे कि समाज में समग्र प्रगति होती है। और अतः जो आपके उच्च शिक्षा और शोध संस्थान है उनको शोधकर्ता के इन सामान्य कौशलों के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपका देखें, यदि आपको एक आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं का विश्लेषण करना है तो उपयुक्त अनुसंधान प्रारूप पहचानने और अध्ययन करने के कदमों की रूपरेखा तैयार करिए। साथ ही एक शोधकर्ता युद्ध उत्तरजीवियों के जीवन अनुभव का अध्ययन कर रहा है, एक उपयुक्त अनुसंधान प्रारूप सजाइए और अपने चुनाव का औचित्य बताइए। तो इस आंसर में हमें आपको एक शोधकर्ता के तरीके से लिखना है। पहला टॉपिक तो आपका ये रहेगा जो आपका आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं है उसके बारे में हमें आपका शोधकर्ता के रूप में लिखना है कि उसमें अनुसंधान प्रारूप क्या होने चाहिए। साथ ही दूसरा जो टॉपिक आता है वो उसमें आता है शोध युद्ध उत्तरजीवियों के जीवन अनुभव का अध्ययन के बारे में। तो इसमें भी हमें आपका अनुसंधान प्रारूप सुझाने हैं। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम आपका देखेंगे जो आपका कोई भी सामाजिक या मानव संबंधी विषय है उस पर शोध करना आपकी एक प्रकार की संवेदनशील और जिम्मेदार कार्य होता है। जबकि हम आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं या युद्ध उत्तरजीवियों के जीवन अनुभव का अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये भी जरूरत होता है जो आपका अनुसंधान है उसमें यही प्रारूप अनुभव है जो कि न केवल तथ्यात्मक जानकारी देता है बल्कि उससे समुदाय व्यक्ति की संवेदनाओं, अनुभव और जीवन दृष्टिकोण को भी गहराई से समझने में मदद करता है। तो इसी प्रकार से जो आपके अध्ययन हो गए ये आपके गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं जो कि आपके क्वालिटी रिसर्च डिजाइन होते हैं। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लिया। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखते हैं आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक प्रथाओं के विश्लेषण हेतु अनुसंधान प्रारूप, जिसमें आपका सबसे पहले उपयुक्त अनुसंधान प्रारूप आता है। उसमें आपका नरवंशनात्मक अध्ययन आता है। जो आपका ये अनुसंधान होता है यह आपका किसी समुदाय या समूह की संस्कृति, जीवन शैली, मान्यता और परंपराओं का ज्ञान अध्ययन करने के लिए होता है। नरवंशात्मक अध्ययन में आपका किसी भी समुदाय की जो संस्कृति हो गई या उसकी जीवन शैली हो गई, किस प्रकार से उसकी जीवन शैली है, उसको क्या मान्यताएं प्राप्त है या उनकी क्या परंपराएं रही है, उस सभी के बारे में हम आपका नरवंशात्मक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। तो इसमें ही आपका शोधकर्ता उस समुदाय के बीच रहकर प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। तो जो जिस भी समुदाय के बारे में वो शोध करता है तो उस समुदाय में वो रहता है, फिर उसमें जो भी खामियां है जो भी उसमें शोध करने उनको पहचानता है। इसके अध्ययन करने के प्रमुख कदम होते हैं जिसमें आपका सबसे पहले शोध समस्या का चयन होता है। जो आपका एक विशेष आदिवासी समुदाय की विवाह जैसे हो गया या त्योहार या मृत्यु संस्कार संबंधी परंपराएं हो गई, जो भी आपकी जिस भी समस्या पर उसको शोध करना है उसको चयन करता है। सेकंड आपका साहित्य समीक्षा आती है जिसमें उस समुदाय पर किए गए जो भी अध्ययन है या ऐतिहासिक दस्तावेज है उनका अध्ययन करता है। थर्ड आपका क्षेत्र का चयन और संपर्क जो कि अध्ययन क्षेत्र और समुदाय से संपर्क बनाता है। फोर्थ आपका प्रत्यक्ष अवलोकन आता है जो कि शोधकर्ता स्वयं समुदाय में समय व्यतीत करता है। फिफ्थ आपका साक्षात्कार और समूह चर्चा आता है जिसमें समुदाय के सदस्यों से अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत। सिक्स्थ आपका फील्ड नोट्स और रिकॉर्डिंग आता है जिसमें अनुभवों, वार्तालापों और देखी गई गतिविधियों को दस्तावेज करना आता है। सेवेंथ आपका डेटा विश्लेषण आता है जो कि प्राप्त जानकारी को विषयवार वर्गीकृत करके उसका विश्लेषण करता है। फिर आपका रिपोर्ट लेखन आता है जिसमें निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्ट या शोध निबंध तैयार किया जाता है। नाइन्थ आपका नैतिकता का पालन आता है जिसमें प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय रखना और उनके सम्मान का ध्यान रखना आता है। टेंथ आपका स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान जिसमें शोधकर्ता को स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो ये हमने आपके 10 अध्ययन करने के प्रमुख कदम बता दिए। अब हम आपका दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जिसमें हम आपका युद्धोत्तरजीवियों के जीवन अनुभव के अध्ययन हेतु अनुसंधान प्रारूप देखेंगे। तो इसके लिए आपका जो उपयुक्त अनुसंधान प्रारूप होगा वो आपका आख्यान विश्लेषण होगा या जीवन इतिहास पद्धति होगा, नैरेटिव एनालिसिस होगा या लाइफ हिस्ट्री मेथड होगा। जो आपकी विधा होती है इसमें हम आपका जीवन के अनुभव और को समझते हैं,
साथ ही इसमें जो आपका विषय होता है वो गहन भावनात्मक और मानसिक स्तर से जुड़ा होता है। जैसे कि आपका किसी युद्ध के अनुभव हो गए, तो इसमें हम आपको युद्ध उत्तर जीवों के जीवन अनुभव के बारे में ही बताना है, तो इसके लिए आपका आख्यान विश्लेषण ही होता है। तो इसका चयन को चित्त देख लेते हैं। इसमें जो युद्ध उत्तर जीवें होती है उनके अनुभव बहुत ही निजी, जटिल और भावनात्मक होते हैं। साथ ही मात्र आंकड़ों से उनका जीवन नहीं समझा जा सकता। उनके आत्मकथा विवरणों से पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सामाजिक बहिष्कार, पुनर्स्थापन जैसे जो पहला पहलू है उनकी गहरी समझ मिलती है। तो इसके माँ बाप के अध्ययन के प्रमुख कदम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले शोध उद्देश्य निर्धारण आता है, जैसे कि उसके मानसिक प्रभाव, पारिवारिक जीवन में बदलाव। सेकंड आपका प्रतिभागियों का चयन आता है, जिसमें सीमित संख्या में गहराई से अध्ययन के लिए उत्तरजीवी व्यक्तियों का चयन। थर्ड आपका दीर्घकालिक साक्षात्कार, जो कि विस्तृत और संवेदनशील बातचीत करना। नाइन्थ आपका सुनने की क्षमता और विश्वास कायम रखना, ताकि प्रतिभागी भी खुलकर बोल सके और अपने शोधकर्ताओं को शोध के लिए विषय दे सके। फिफ्थ आपका रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन आता है, जिसमें साक्षात्कार को सुरक्षित और सटीक रूप में दर्जा दिया जाता है। सिक्स्थ आपका थीमेटिक विश्लेषण आता है, जिसमें अनुभव को मुख्य विषयों जैसे कि भय, आशा, सामाजिक तिरस्कार के अनुसार वर्गीकृत करना। सेवेंथ आपका नैतिक सावधानी आता है, जिसमें प्रतिभागों की निजता का ध्यान रखा जाता है, साथ ही उनकी जो मानसिक स्थिति और सहमति है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। एट्थ आपका विश्लेषण में सहानुभूति आता है, जो कि आपका केवल तर्क ही नहीं, भावना, अनुभव का आदर भी करता है। नाइन्थ आपका समर जीवन दृष्टिकोण, जिसमें बचपन से वर्तमान तक की जीवन यात्रा का अध्ययन होता है। टेंथ आपका परिणाम का सामाजिक महत्व आता है, जो कि नीति और पुनर्वास योजनाओं के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करना आता है। तो ये हमने आपके अध्ययन के प्रमुख कदम का बता दिए। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे, चाहे आपका कोई भी किसी भी चीज के लिए आपको कोई भी अध्ययन प्रारूप दर्शाना हो, या आपके कोई भी गुणात्मक अनुसंधान विधियां है उनका उपयोग करना हो, जिसमें आपका नरवंशात्मक अध्ययन होगा या कोई भी आख्यान विश्लेषण होगा, या आपके जो विषयों की सूक्ष्मताएं होती है उनको उजागर करती है और उन्हें अधिक प्रभावी बनाती है। और इन विधाओं से हमें प्राप्त ज्ञान न केवल शैक्षणिक महत्व रखता है, बल्कि वह समाज को अधिक समझदार और संवेदनशील बनाने में भी सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आपका सामाजिक मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक ढांचा तैयार करेंगे, साथ ही साहित्य समीक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य भी बताएंगे। तो इसमें हम आपका जो साहित्य समीक्षा के उद्देश्य है उनको भी बताना है, साथ ही और जो आपका सामाजिक मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव है उसके बारे में भी हमें इस आंसर में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आज का समय है वो आपका डिजिटल सामाजिक मीडिया का युग है। इसमें आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म है वे सभी आपके विचार साझा करते हैं और ये आपका ज्यादा से ज्यादा लोग भी चलाते हैं, जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और जो व्यक्ति होता है वह एक दूसरे से संबंध में रहता है। हालांकि जो आपके सामाजिक मीडिया होती है इसके आपके कई लाभ तो होते ही है, साथ ही इनका उपयोग आपका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकता है। तो इसी के बारे में हम आपका व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे कि किसी भी शोध कार्य की शुरुआत साहित्य समीक्षा से होती है, जो कि शोध की दिशा तय करने में सहायक होती है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे सामाजिक मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक संरचनात्मक ढांचा, जिसमें आपका जो भी आपका अध्ययन है उसको प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित ढांचा आवश्यक होता है। जो आपके नीचे सामाजिक मीडिया दिए गए हैं और या आपके मानसिक स्वास्थ्य दिए गए हैं उनसे संबंधित अध्ययन के लिए एक संभावित ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपका सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें सामाजिक मीडिया का बढ़ता प्रभाव आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम में आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो आपका या ट्विटर जैसे जो भी हो गया या व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका बहुत ही मोस्टली सभी व्यक्तियों के पास मिलेगा। साथ ही इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति देखेंगे और अध्ययन की आवश्यकताओं और उद्देश्य भी देखेंगे। सेकंड आपका साहित्य समीक्षा आता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें पूर्व में किए गए शोध कार्यों की समीक्षा की जाती है। साथ ही सामाजिक मीडिया के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण, जैसे कि समय की खपत, तुलना की प्रवृत्ति, साइबर बुलिंग, लाइक और कमेंट की लत आदि। फिर आपका आता है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मुद्दे, जैसे चिंता, अवसाद, अकेलापन, आत्मसंवेदना। तो ये आपकी सभी साहित्य समीक्षा में आते हैं। अब हम आपके इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो सामाजिक मीडिया है उसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, किन समूह जैसे किशोर, युवा, महिला आदि पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, और जो आपका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के इसके प्रभाव की पहचान करना होता है। फिर आपका फोर्थ आता है अनुसंधान पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें अध्ययन का प्रकार मात्रात्मक या गुणात्मक कौन सा प्रकार है उसका देखा जाता है। नमूना चयन किया जाता है, कितने लोग कौन से आयु वर्ग के क्षेत्र आदि देखे जाते हैं। साथ ही डेटा संग्रहण के साधन, जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार, ऑनलाइन सर्वे आदि होते हैं।
और विश्लेषण तकनीक जिसमें सांख्यिकी परीक्षण, विषय वस्तु विश्लेषण आदि आते हैं। तो इसी प्रकार से हमने आपके 4 प्रकार के देख लिए। फिफ्थ आपका आता है निष्कर्ष और सुझाव, फिंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, जिसमें आपका मुख्य निष्कर्षों का सारांश आता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण हेतु सुझाव आते हैं और सामाजिक मीडिया के सुरक्षित उपयोग के उपाय आते हैं। तो अब हम आपके साहित्य समीक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य देख लेते हैं, जिसमें आपका जो आपके अनुसंधान प्रक्रिया होती है उसका प्रारंभिक और आवश्यक चरण होता है। इसमें आपके 2 उद्देश्य होता है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है अध्ययन के संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझना। जो आपका साहित्यिक समीक्षा होती है, इससे शोधकर्ता को पता चलता है कि उस विषय पर अब तक क्या क्या कार्य हुआ है और इससे वह अपने अध्ययन की पृष्ठभूमि को बेहतर समझ सकता है और यह पता लगा सकता है कि उसके शोध में क्या नवीनता लाई जा सकती है, जिससे कि अध्ययन की दिशा भी स्पष्ट होगी। सेकंड आपका शोध की खामियों और संभावनाओं की पहचान करना। जो आपकी शोध में जो भी कमियां रही है, जो भी खामियां रही है, उनको स्पष्ट करना और उन खामियों को दूर करना, और साथ ही जो भी संभावनाएं रहती है उन सभी की पहचान करना, और जो आपकी नई संभावनाएं होती है उन पर काम करने की योजना बना सकता है, और जो आपकी प्रक्रिया होती है नए विचारों को जन्म देने में सहायक होती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपका सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया या आपका जो मानसिक स्वास्थ्य जैसे जो संवेदनशील विषय है, इन पर अध्ययन करने के लिए आपको एक सुसंगठित और गहराई से विचार करना होगा। और यही आपका अध्ययन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार सोशल मीडिया हमारी मानवीय स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो आपका साहित्यिक समीक्षा होगा वो भी आपका एक प्रकार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि शोध की नींव मजबूत करता है और अध्ययन को एक सटीक दिशा भी देता है। यही आपका सही दृष्टिकोण पद्धति भी अपनाता है, जिसमें आपका सामाजिक मीडिया, जो आपका सोशल मीडिया से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है उनको बेहतर रूप से समझता है और कम करता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख रहे हैं, देन आपका आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आपका वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के अनुभव का दस्तावेजीकरण करते समय आप अन्य गुणात्मक विधियों के स्थान पर वर्तमान दृष्टिकोण को क्यों चुनेंगे या उनके अनुभव की समझ को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसको देखेंगे। साथ ही कुछ परिस्थितियों में आलेख और चार्ट तालिकाओं की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों हो सकता है उसको देखेंगे और अपने स्वयं के अनुभव से एक उदाहरण भी देंगे। तो इसमें हम आपको जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके अनुभव का दस्तावेजीकरण करते समय जो भी आपके अन्य गुणात्मक विधि होती है उनके स्थान पर वर्तमान दृष्टिकोण चुनते हैं, ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में देखेंगे। साथ ही उनके अनुभव को भी समझेंगे और उन्हें कैसे बेहतर बना दिया जा सकता है उसको भी देखेंगे। तो ये आपका कुछ परिस्थितियों में आलेख और चार्ट तालिकाओं की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका स्वयं के अनुभव से एक उदाहरण भी दिया जाएगा। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखें। परिचय में हम आपका देखें जो आपका शिक्षा का उद्देश्य है वो आपका ज्ञान को बांटना तो है ही है, साथ ही वो समाज के हर वर्ग के अनुभव, समस्या और भावनाओं को समझना और उनके शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना भी है। ये आपका विशेष रूप से जो आपके वंचित वर्ग हो गए, जैसे आपके आर्थिक रूप से हो गए या आपका सामाजिक रूप से, आपका किसी भी सांस्कृतिक रूप से, आपके कोई भी पिछड़ा वर्ग हो गया या आपका किसी भी प्रकार का कोई आपका लिंग के आधार पर जो भी वंचित वर्ग होगा, वे आपके विद्यार्थियों की जिंदगी में कई तरह की चुनौतियां भी होती है जो कि पारंपरिक आंकड़ों या चार्ट से पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। इनको समझने के लिए हमें आपको विभिन्न प्रकार की विशेष पद्धति अपनानी होती है। इसमें हम आपको 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक आपका वर्तमान दृष्टिकोण जो कि वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के अनुभव को समझने के लिए उपयोगी है उसको देखेंगे, और दूसरा आपका आलेख, चार्ट और तालिकाओं की तुलना में अधिक प्रभावी क्यों होती है उनको भी हम एक उदाहरण के साथ देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले लिखें वर्तमान दृष्टिकोण और वंचित वर्ग के अनुभव। तो सबसे पहले हम आपका ये देख लेते हैं जो आपका वर्तमान दृष्टिकोण है वो क्या है। तो वर्तमान दृष्टिकोण में जो शोधकर्ता होता है वो किसी व्यक्ति या समूह की जिंदगी को, कहानियां, उनके व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को उनके ही शब्दों में प्रस्तुत करता है। अर्थात वर्तमान दृष्टिकोण में जो शोधकर्ता होता है वो किसी भी व्यक्ति के जो साथ जो भी उसकी जीवन शैली है उसको उसी के रूप में प्रस्तावित करता है, और इसमें आपका तथ्यों के साथ साथ भावनात्मक और सामाजिक पहलू भी उजागर होते हैं। तो ये आपका वर्तमान दृष्टिकोण क्या था उसको देख लिया। अब हम आपका वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह क्यों उपयुक्त है उसको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है व्यक्तिगत आवाज को स्थान। जो आपकी विधि है विद्यार्थियों को स्वयं अपनी कहानी कहने का अवसर देती है, जिससे कि उनकी असली भावनाएं, डर, उम्मीदें और संघर्ष सामने आते हैं। सेकंड आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की समझ, जिसमें वर्तमान से हमें पता चलता है कि सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयों और सांस्कृतिक असमानताएं छात्रों के सीखने पर कैसे असर डालती है। फिर आपका आता है संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण, जिसमें जो मात्र आंकड़ों की जगह जब कोई छात्र अपनी कहानी खुद सुनाता है तो पाठक या शोधकर्ता के भीतर संवेदनशीलता भी उत्पन्न होती है, और इससे ही आपका नीति निर्धारण में भी सहानुभूति और समझदारी आती है। फिर आपका आता है बोलने वालों की भागीदारी। जो आपका दृष्टिकोण होता है शोध को उनके बारे में नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर करता है, जिससे कि शोध अधिक लोकतांत्रिक और प्रामाणिक भी बनता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा उदाहरण लिख लें। उदाहरण में हम आपका लिखेंगे, मान लीजिए आपका कोई अनुसूचित जाति की आपकी कोई छात्रा है
वो ये बताए कि किस तरह से स्कूल में उसके साथ भेदभाव हुआ है और उसे खाने के बर्तनों से अलग रखा गया। तो यही आपका जो आपका शोध है, ये आपका जो भी तरीका है, ये आपका एक आंकड़ा तो 45% वंचित वर्गों के साथ भेदभाव अनुभव करते हैं। तो इसका में आपका भावनात्मक प्रभाव कम होता है, परंतु जब वे आप खुद अपनी आपबीती बताती है तो उससे पीड़ा और प्रभाव कहीं ज्यादा गहराई से समझ में आता है। तो ये हमने आपका इसका एक उदाहरण देख लिया। अब हम आपका आलेख की उपयोगिता कब और क्यों अधिक प्रभावी है देख लेते हैं। तो डायग्राम क्यों आवश्यक होता है, एक आपका कोई फ्लो चार्ट वगैरह से डायग्राम क्यों आवश्यक होता है उसको देख लेते हैं। इसमें आपका दृश्य तो त्वरित समझ होती है, अर्थात जो भी डायग्राम होता है उसमें आपका कोई भी आंकड़े की तुलना को जल्दी और स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। साथ ही इसमें आपके रुझानों की पहचान हो जाती है, जो कि समय के साथ डाटा को देखना हो, जैसे प्रगति, गिरावट या पैटर्न। तो इसमें आपका ग्राफ बहुत ही प्रभावी होता है। थर्ड आपका आता है कम समय में अधिक जानकारी। यह आपका एक जटिल डेटा को जब आलेख में दिखाया जाता है तो वह अधिक सरल और आकर्षक भी बन जाता है। तो ये हमने आपका कभी आलेख की क्यों बेहतर होते हैं देख लिया। अब हम स्वयं के अनुभव का उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई आपका सर्वेक्षण किया, शैक्षणिक सर्वेक्षण किसी गांव में या शहर में एक ही स्कूल में किया, तो उसमें परीक्षा परिणामों की तुलना की गई थी। तो उसमें जो मैंने परिणाम दिए गए थे वे एक तालिका में रखें, जिससे कि यह समझना कठिन था कि किस स्टेज में सुधार हो रहा है और कहाँ गिरावट आ रही है। वही जो आपका जो डेटा था वो आपका एक लाइन ग्राफ में रखा, तो उससे हमें यह पता चला है कि शहरी स्कूलों में स्थिरता है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आपका सुधार हो रहा है। तो इससे ही हमारे जो ग्राफ है उसने हमें बेहतर निष्कर्ष प्रदान किया। तो इतना सब लिखने के बाद यहाँ आपका एक उदाहरण भी देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें जो आपका वर्तमान दृष्टिकोण और आलेख है वे दोनों ही अपने स्थान पर अत्यंत उपयोगी होते हैं। जब आपके पास वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के अनुभव की आती है तो आपको उसमें वर्तमान दृष्टिकोण, आवाज और भावनाओं को सजीव रूप से प्रस्तुत करने एक सशक्त माध्यम होता है। लेकिन जब आपके आंकड़ों को जल्दी और प्रभावशाली तरीके से दिखाना होता है तो उसमें आपका आलेख चार्ट और तालिकाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। जो शोधकर्ता होते हैं वे अपने उद्देश्य के अनुसार विधि का चुनाव करते हैं, जिससे कि अध्ययन न केवल तथ्यपरक होता है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी समृद्ध होता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका आंसर नंबर 5 देख लेते हैं। आंसर नंबर 5 में हम आपका शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य और सिद्धांत अनुसंधान प्रक्रिया को कैसे मार्गदर्शित करते हैं उसको देखेंगे, साथ ही इसके नैतिक चरण को भी हम देखेंगे। तो आपका शैक्षिक अनुसंधान क्या है उसको भी हम इसमें देखेंगे, और शैक्षिक अनुसंधान के मुख्य प्रकार क्या, उनके प्रकारों को भी हम आपके इस आंसर में देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम लिखेंगे जो आपका शिक्षा है वो आपका एक दूसरे को बांटने का तो आपका है ही ज्ञान का उदाहरण। साथ ही वो आपका एक प्रकार की प्रक्रिया भी होती है, सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें कि जो व्यक्ति होता है वो समाज के विकास और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसी को जो आपकी प्रक्रिया होती है इसी को बेहतर बनाने या उसकी समस्या को समझने और उसमें जो भी शोध की आवश्यकता है, उसमें जो भी सुधार के उपाय खोजने की आवश्यकता होती है, उसको यहाँ आपका शैक्षिक अनुसंधान या एजुकेशनल रिसर्च कहते हैं। यही आपका जो एजुकेशनल रिसर्च होता है ये आपके शिक्षक और शिक्षार्थी को तो प्रभावित बनाता ही है, साथ ही आपका पूरे शैक्षिक ढांचे को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी भी बनाता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे शैक्षिक अनुसंधान से क्या समझते हैं और इसके प्रमुख प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका एजुकेशनल रिसर्च देख लेते हैं कि आपका एजुकेशनल रिसर्च क्या है। एजुकेशनल रिसर्च आपके एक प्रकार की सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें कि आपको जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही है या जो भी उसमें जो भी आपकी कमियां चल रही है उनको पहचानना, साथ ही उनकी जो विद्या है, उनके जो नीति है, उनके जो व्यवहार है, उनका सभी के बारे में, उनकी जो प्रक्रिया होती है उन सभी के बारे में हम आपका अध्ययन करते हैं। और इसका उद्देश्य आपका शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली, न्याय संगत और आधुनिक बनाना भी होता है। तो अब हम आपका शैक्षिक अनुसंधान के मुख्य प्रकार देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले मूल अनुसंधान आता है, बेसिक रिसर्च आता है। इसमें आपका सिद्धांतों को विकसित करने और ज्ञान का विस्तार करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका। सेकंड आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान आता है, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आता है, जो कि नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करके हमें यह पता लगता है कि किसी विशेष हस्तक्षेप का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम आपका प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण विधियों का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव। थर्ड आपका सर्वेक्षण आधारित अनुसंधान आता है, जो आपका सर्वे रिसर्च आता है उसमें आता है। सर्वे रिसर्च में आपका प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों के विचार या अनुभव व्यक्तित किए जाते हैं। फोर्थ आपका क्रिया अनुसंधान आता है, जिसमें आपका एक्शन रिसर्च आता है, जो कि शिक्षक द्वारा अपने कक्ष की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है और ये आपका व्यवहारिक और तात्कालिक समाधान देने वाला होता है। फिफ्थ आपका ऐतिहासिक अनुसंधान आता है, हिस्टोरिकल रिसर्च आता है, जिसमें शिक्षक की ऐतिहासिक घटनाओं, नीतियों, परिवर्तन की पड़ताल की जाती है।
सिक्स आपका सहज या गुणात्मक अनुसंधान आता है, जिसमें आपका क्वालिटेटिव रिसर्च आता है, जो कि व्यवहार, अनुभव, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का गहराई से विश्लेषण करता है, जैसे कि ग्रामीण स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिखे हैं अनुसंधान का उद्देश्य उद्देश्य सिद्धांत और नैतिक दिशा निर्देशन की भूमिका, जिसमें आपका सबसे पहले शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य आता है, जिसमें आपका सबसे पहले समस्या समाधान आएगा, जो कि शिक्षण और अधिगम से जुड़ी समस्याओं की पहचान करता है और उसका समाधान भी निकालता है। सेकंड आपका ज्ञान का विस्तार आता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत, विद्या और तकनीकों का विकास करता है। थर्ड आपका नीतियों को दिशा देना, जिसमें अनुसंधान के आधार पर शिक्षा नीति और योजना निर्माण को मजबूत आधार प्रदान करना। फोर्थ आपका गुणवत्ता में सुधार आता है, जो कि शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अब हम आपका अनुसंधान सिद्धांत अनुसंधान को कैसे मार्गदर्शित करता है उसको देख लेते हैं। तो जो आपका शैक्षिक अनुसंधान होता है वो आपका विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें आपका एक वैज्ञानिक, निष्पक्ष और प्रमाणिक प्रक्रिया बनाते हैं। इसमें आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी आता है, निष्पक्षता आती है। जो शोधकर्ता होता है वो बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने तथ्य प्रस्तुत करता है। सेकंड आपका प्रमाणिकता, वैलिडिटी आता है। अनुसंधान वही मापे जो मापना चाहता है। थर्ड आपका विश्वसनीयता आता है, रिलायबिलिटी आता है, जिससे कि अनुसंधान को दोहराया जाए तो परिणाम समान होने चाहिए। फोर्थ आपका प्रणालीबद्धता आता है, जिसमें आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस आता है, जो कि अनुसंधान की प्रक्रिया क्रमबद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। फिर हम आपका नैतिक आचरण की सुनिश्चितता देख लेते हैं। जो आपका शैक्षिक अनुसंधान है उसमें नैतिकता का बहुत बड़ा स्थान है, जो कि बिना अनुसंधान भ्रामक या नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसमें हम आपका सबसे पहले स्वीकृति और गोपनीयता देखते हैं, जो कि प्रतिभागियों तो सहमति लेना और उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखना आवश्यक होता है। साथ ही शोषण से बचाव, जो भी कोई भी छात्र या व्यक्ति है उसको अनुसंधान के दौरान मानसिक या सामाजिक रूप से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। थर्ड आपका ईमानदारी और पारदर्शिता आता है, जिसमें डेटा में हेरफेर या झूठे निष्कर्ष प्रस्तुत करना शोध की विश्वसनीयता को नष्ट कर देता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में हम आपका लिखें जो आपका शैक्षिक अनुसंधान है वो शिक्षकों और छात्रों को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही वो आपका पूरे समाज के लिए एक दिशा निर्देशक शक्ति भी है। यह आपका शिक्षा को अधिक सार्थक, वैज्ञानिक और प्रभावशाली भी बनाता है। इसमें आपके विभिन्न प्रकार हमें शिक्षा के विविध पहलुओं को समझता है और सुधारने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जो आपके अनुसंधान के उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं वे अनुसंधान प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप देते हैं, और जो आपके नैतिक दिशा निर्देश होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि अनुसंधान मानवीय मूल्यों के अनुरूप है। और इस प्रकार हम आपका शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पूंजी होती है, इसी को हम इसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा, देन आपका आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसमें हम आपको शोध नैतिकता में सूचित सहमति की भूमिका को बताएंगे, साथ ही शोध में मूल नैतिक सिद्धांत क्या है उसको भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय देखेंगे। परिचय में हम देखेंगे जो आपका शोध है वो आपका तथ्य और आंकड़ों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया तो होती ही है, साथ ही वो आपका एक गहरी मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जब कोई भी शोधकर्ता किसी भी विषय पर शोध कर रहा होता है या उसमें कोई भी व्यक्ति या समुदाय शामिल होता है, तो वो उस पर ही दायित्व होता है कि वह उनकी गरिमा, अधिकार और निजता की रक्षा करे। यही कारण होता है कि शोध नैतिकता की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो जो शोध होता है वो नैतिक बनाने के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों का भी पालन करता है, जिसमें आपका सूचित सहमति एक प्रमुख घटक होता है, और इसमें ही हम आपका शोध नैतिकता में सूचित सहमति की भूमिका को देखेंगे और साथ ही शोध के मूल नैतिक सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख रहे हैं। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शोध नैतिकता में सूचित सहमति की भूमिका। तो सबसे पहले हम आपका सूचित सहमति, इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है उसको देख लेते हैं। तो सूचित सहमति आपका एक प्रकार का शोध में भाग लेने वाले व्यक्तियों को उसके अधिकारों, शोध के उद्देश्य, प्रक्रिया और संभावित जोखिमों और लाभों की पूरी जानकारी देता है, और फिर उसे उसकी स्वेच्छा से भागीदारी ली जाए, उसको ही हम आपका सूचित सहमति कहते हैं। इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्वतंत्र निर्णय का अधिकार आता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो प्रतिभागी है वो दबाव में आकर नहीं बल्कि अपनी समझ और इच्छा से शोध में भाग ले रहा है। सेकंड आपका पारदर्शिता भी बढ़ती है, जिससे कि जो शोधकर्ता प्रक्रिया, उद्देश्य और उपयोग की जानकारी स्पष्ट करता है, तो इससे आपकी शोध की पारदर्शिता भी बनी रहती है। थर्ड आपका आता है विश्वास और सम्मान, जो कि सूचित सहमति प्रतिभागी और शोधकर्ता के बीच विश्वास स्थापित करता है, जिससे कि प्रतिभागी सहज महसूस करता है और ईमानदारी से जानकारी देता है। फोर्थ आपका नैतिक सुरक्षा आता है, जिसमें जो आपका शोधकर्ता वो कानूनी और नैतिक सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि बाद में कोई आपका यह न कह सके कि उसका शोषण हो रहा है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक उदाहरण लिखें। उदाहरण में लिखेंगे जैसे कि कोई शोधकर्ता है वो आपका किसी भी स्कूल के बच्चों पर एक अध्ययन कर रहा है, तो उसे पहले बच्चों के माता पिता अभिभावकों को स्पष्ट रूप से अनुमति लेनी होगी कि जो उन्हें बताया जाए कि उद्यान का उद्देश्य क्या है, क्या गतिविधियां करवाई जाएगी और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं है।
तो ये आपका एक उदाहरण होगा। अब हम आपका शोध के मूल नैतिक सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें आपके कुछ मौलिक सिद्धांत होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें आपका सबसे पहले लाभ पहुंचाना आता है, बेनिफिसेंस आता है, जो कि जो शोध का उद्देश्य होता है वो समाज को या शोध में भाग लेने वाले को किसी प्रकार का लाभ पहुंचे, जिससे कि शोध किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सेकंड आपका हानि होता है, जो शोधकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि जो आपको वो शोध कर रहा है उस प्रक्रिया से किसी भी प्रतिभागी को कोई भी मानसिक, शारीरिक या सामाजिक हानि नहीं पहुंचेगी। थर्ड आपका स्वायत्ता आता है, रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी आता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चलता है कि वह अपने निर्णय स्वयं लेगा और शोध में भाग लेना या न लेना यह प्रतिभागी का अपना अधिकार होता है। फोर्थ आपका न्याय आता है, जस्टिस आता है, जिसमें शोध सभी प्रतिभागियों के साथ समानता और निष्पक्षता बरतता है, जिससे कि किसी वर्ग या समूह को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। फिर आपका गोपनीयता आता है, कॉन्फिडेंटिटी आ जाता है, इसमें शोधकर्ता को प्रतिभागियों को व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है, साथ ही उनके नाम, पते, विचार आदि को बिना अनुमति सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। फिर आपका आता है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, जिसमें शोधकर्ता डेटा या निष्कर्षों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या हेरफेर नहीं करता है, जिससे कि परिणाम जैसे वैसे ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में हम आपका लिखें, जो आपकी शोध की सफलता है वो उसकी वैज्ञानिकता पर तो निर्भर करती है, साथ ही वो उसकी नैतिकता पर भी निर्भर करती है। तो सूचित सहमति आपका एक प्रकार का आधार होता है, जिसमें शोध प्रक्रिया को मानवीय और संवेदनशील बनाया जाता है, और यही आपके प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। साथ ही जो शोध के मूल नैतिक सिद्धांत है, जैसे कि लाभ पहुंचाना, हानि, स्वायत्ता, न्याय और गोपनीयता जैसे जो भी आपके सिद्धांत है, आपके एक नैतिक ढांचे में बांधते हैं, जिससे कि शोधकर्ता इन सिद्धांतों का पालन करता है तो उनका न केवल अध्ययन भी करता होता है, बल्कि उसका समाज में शोध की गरिमा और उपयोगिता भी बनी रहती है। तो इतने सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका क्वेश्चन नंबर, आपका आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपका सोच समस्या को संरचित करने के लिए पहचान कैसे शुरू होती है उसको देखेंगे। साथ ही शोध डिजाइन में संप्रत्यारीकरण, अवधारणात्मक के क्या चरण है और उनको दो को विस्तार से भी बताएंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम आपका लिखें, जो आपका रिसर्च है वो आपका एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें आपका किसी जिज्ञासा, समस्या, विचार के समाधान हेतु तथ्यपरक और वास्तविक जानकारी इकट्ठा की जाती है, और इसी प्रक्रिया की सरलता से हमें यह पता चलता है कि जो शोध की समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम है, वो कितनी स्पष्टता से पहचानी और परिभाषित की गई है। इसके साथ ही जो शोध डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, वो तैयार किया जाता है, जिसमें आपका संप्रत्यकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि शोध के विचारों को स्पष्ट और मापने योग्य बनाने में मदद करता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका लिखेंगे, जो आपकी शोध समस्या की पहचान है वो कैसे शुरू होती है। यह आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका निम्नलिखित चरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपका सबसे पहले जो चरण आता है वो अध्ययन क्षेत्र का चयन आता है, जिस भी क्षेत्र पर आपको शोधकर्ता को अध्ययन करना होता है, जैसे कि कोई भी व्यापक क्षेत्र होगा, जैसे शिक्षा, समाजशास्त्र, विज्ञान, उसको चयन करता है जिसमें कि उसको शोधकर्ताओं को रुचि होती है। सेकंड आपका अवलोकन और अनुभव आता है, जिसमें शोधकर्ता अपने निजी अनुभव, पेशेवर अभ्यास या समाज में प्रचलित समस्याओं के आधार पर संभावित मुद्दों पर ध्यान देता है। थर्ड आपका साहित्यिक समीक्षा आता है, जिसमें लिटरेचर रिव्यू आता है, जो कि चरण में पूर्वीकृत शोधों को पढ़कर यह पता लगाया जाता है कि अब तक क्या क्या कार्य हो चुके हैं और किन किन विषयों पर और अनुसंधान की आवश्यकता है। सेकंड आपका फिर अवलोकन और अनुभव आता है, जिसमें शोधकर्ता अपने निजी अनुभव, पेशेवर अभ्यास या समाज में प्रचलित समस्याओं के आधार पर संभावित मुद्दों पर ध्यान देता है। थर्ड आपका साहित्यिक समीक्षा आता है, लिटरेचर रिव्यू। इसमें आपका पूर्ववर्ती शोधों को पढ़कर यह पता लगाया जाता है कि अब तक क्या क्या कार्य हो चुका है और किन किन विषयों पर और अनुसंधान की आवश्यकता है। फोर्थ आपका आता है विचारों की सूची बनाना और तुलना। इसमें शोधकर्ता विभिन्न संभावित समस्याओं की सूची बनाता है और उनका मूल्यांकन करता है कि कौन सी समस्या सामाजिक दृष्टि से कौन से अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सी व्यावहारिक और शोध योग्य है। फिर आपका समस्या की स्पष्ट परिभाषा आती है। अंत में जो आपकी सबसे उपयुक्त समस्या है उसको चुना जाता है और उसे स्पष्ट, सीमित और मापने योग्य रूप में परिभाषित किया जाता है, ताकि जो आगे की अनुसंधान प्रक्रिया है वो सुव्यवस्थित हो सके। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए कोई शोधकर्ता ने ग्रामीण विद्यालयों में छात्र संख्या कम हो रही है उस पर शोध करा, इसकी पहचान करी, तो इसमें क्या शिक्षक उपस्थितियों का छात्रों की उपस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, यह आपका एक स्पष्ट शोध योग्य और प्रासंगिक समस्या है। सेकंड आपका इसमें देख लेते हैं शोध और डिजाइन में संप्रत्यकरण के चरण। जो आपका संप्रत्यकरण होता है उसमें किसी विचार या अमूर्त विषय को स्पष्ट, व्यवस्थित और मापने योग्य रूप देना होता है। और जो आपकी प्रक्रिया होती है इसमें शोध को सैद्धांतिक आधार दिया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि हम किन अवधारणाओं को किस प्रकार से समझेंगे और मापेंगे।
तो संप्रत्यकरण के आपका प्रमुख चरण होता है। इसमें आपका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणाओं की पहचान की जाती है। जिसका भी संप्रत्यकरण करना है उसकी अवधारणा की पहचान की जाती है। सेकंड आपका परिभाषाओं का निर्धारण किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जो आपका परिभाषा उनको आपका निर्धारित कर ली जाती है। थर्ड आपका परिचालनात्मक परिभाषा देना, जिसमें ऑपरेशनल डेफिनेशनल होता है। फोर्थ आपका परस्पर संबंधों का निर्धारण। फिफ्थ आपका परिकल्पना का निर्माण। जो आपके दो चरण है ये आपको विस्तार से समझते हैं। इसमें आपका सबसे पहले परिभाषाओं का निर्धारण न देख लेते हैं, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि शोधकर्ता उन प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो कि उसके अध्ययन में उपयोग होने वाली है। जैसे कि अगर कोई शोध है वो शैक्षिक उपलब्धि पर शोध कर रहा है तो उसे पहले स्पष्ट करना होगा कि शैक्षिक उपलब्धि से उसका क्या तात्पर्य है, या केवल परीक्षा से में प्राप्त अंकों से है, या इसमें व्यावहारिक प्रदर्शन भी शामिल है। तो इसका महत्व देख लेते हैं। जो आपका चरण है शोध में भ्रम और अस्पष्टता को कम करता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि सभी पाठक और सहभागी एक ही अर्थ समझेंगे। सेकंड आपका परिचयात्मक परिभाषा देना। जो आपका यह चरण है इसमें अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप देने का होता है। जो आपका इसमें उद्देश्य है आपका यह पता चलता है कि किसी अमूर्त विचार को वास्तव में कैसे मापा या देखा जाएगा। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं, अगर आपका कोई तनाव की अवधारणा है तो परिचयात्मक परिभाषा क्या हो सकती है, और तनाव का स्तर मापा जाएगा किसी विशेष तनाव प्रशिक्षण के स्कोर द्वारा। इसका महत्व देख लेते हैं। इसमें शोध को मापनीय और पुनरावर्त बनाता है ताकि डेटा संग्रह और विश्लेषण में स्पष्टता लाई जाती है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लें। निष्कर्ष में आप लिखें, शोध की शुरुआत एक सटीक और प्रासंगिक समस्या की पहचान से होती है, और जो आपकी पहचान होती है शोध के अनुभव, समाज की आवश्यकता और साहित्य समीक्षा से होती है। एक बार जब आपकी समस्या पर का पता लग जाता है तो उसे व्यवस्थित करने और स्पष्ट समझने के लिए संप्रत्यकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें कि शोध अवधारणाओं को परिभाषित कर उन्हें मापने योग्य बनाया जाता है। और परिभाषा और परिचयात्मक परिभाषा जैसे जो चरण होते हैं वे शोध को व्यावहारिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, जिससे कि शोध समस्या की स्पष्ट पहचान और संप्रत्यकरण शोध की दिशा तय करने वाले दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपका शोध समस्या के चयन और निर्माण में नैतिक विचार की जांच करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि जो एक नैतिक विचार शोध के दायरे और दिशा को कैसे आकार देती है, उसको भी हम अपने विचार में देखेंगे। और हम आपका सोच समस्या को परिभाषित करेंगे और अच्छी सोच समस्या को विशेषज्ञता की पहचान भी हम इसके आंसर में करेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में हम आपका लिखेंगे जो आपका रिसर्च है, इसमें रिसर्च का आपका मूल उद्देश्य किसी समस्याओं का समाधान ढूंढना या नए विज्ञान का सर्जन करना होता है। जो आपका रिसर्च है इसकी नींव होती है सोच समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम का चयन और निर्माण। अगर आपका कोई भी शोध है उसमें आपका समस्या स्पष्ट, उपयोग और नैतिक आधार पर चुनी जाती है तो उसका पूरा शोध सार्थक और प्रभावशाली बनता है। लेकिन जो आपके समस्या का चयन पर्याप्त ही नहीं होता तो उसमें आपकी नैतिकता का समावेश भी अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि जो शोध है वो सामाजिक रूप से जिम्मेदार और मानवीय मूल्य के अनुरूप हो। तो इसमें हम आपका यही देखेंगे। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा परिचय हो जाएगा। परिचय लिखने के बाद हम आपका लिखेंगे शोध समस्या की परिभाषा। तो शोध समस्या आपका वह प्रश्न या स्थिति या विरोधाभास होता है जिसे हमें सुलझाना होता है या जिसके लिए हमें शोध करना होता है। तो ये आपका एक प्रकार का विषय होता है जिसमें आपका अस्पष्टता होती है या जिस पर आपका पूर्व जानकारी अधूरी होती है और जिसे विस्तार से समझाने और सुधारने की आवश्यकता होती है। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यदि आपका किसी विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति लगातार कम हो रही है तो इस पर आप ये आपकी एक शोध समस्या है, इसमें आप पहचान की जा सकती है कि जो आपकी छात्रों की उपस्थिति है वो लगातार क्यों कम हो रही है। क्या सामाजिक दबाव और घरेलू जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की उपस्थिति को प्रभावित करती है। सेकंड आपका देख लेते हैं एक अच्छी शोध समस्या की विशेषता। तो आपकी जो एक प्रभावी और अच्छी शोध होते हैं उसमें आपके कई प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले स्पष्टता, क्लियरिटी आता है, जो कि समस्या का उद्देश्य और प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए ताकि शोध की दिशा भी निश्चित हो सके। सेकंड आपका विशिष्टता आता है, स्पेसिफाई आता है, जिसमें समस्या बहुत व्यापक न होकर एक सीमित और केंद्रित क्षेत्र को संबोधित करती है। थर्ड आपका शोध योग्य रिसर्चेबल आता है, जो कि समस्याओं का वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन और विश्लेषण करता है, जिससे कि इसी प्रकार की होनी चाहिए। फोर्थ आपका प्रासंगिकता आता है, रिविलेंस आता है, जिसमें समस्या समाज शिक्षा संबंधित क्षेत्र के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। फिफ्थ आपका व्यवहारिकता, फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जिसमें शोधकर्ता की क्षमता संसाधनों और समय के अनुसार समस्या का अध्ययन करना संभव हो। सिक्स्थ आपका नैतिक स्वीकृति, इथिकल एक्सेप्टेबिलिटी आता है, जिसमें समस्या ऐसी होती है कि वो आपका किसी व्यक्ति, समुदाय, समुदाय को मानसिक, सामाजिक या शारीरिक हानि पहुंचाती है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका शोध समस्या का चयन और निर्माण में नैतिक विचार की भूमिका देख लेते हैं। तो इसमें जो शोध समस्या होती है वो नैतिक विचारों की अपेक्षा नहीं करती है या आपका किसी की शोध के अधिकारों, गोपनीयता, गरिमा, सामाजिक न्याय को नुकसान पहुंचाता है तो वह शोध नैतिक दृष्टि से अस्वीकार्य होता है। इसमें आपका सबसे पहले प्रतिभागियों की गरिमा की रक्षा होती है। जो भी शोधकर्ता जिस भी समस्या पर शोध कर रहा है उसमें जो लोगों की निजता है वो भंग ना करे और उसका अपमान न करे।
जैसे कि आपका गरीब बच्चों के मानसिक स्तर की तुलना जैसी समस्या संवेदनशील हो सकती है और वही आपका नैतिक रूप से गलत भी मानी जा सकती है। सेकंड आपका सामाजिक संवेदनशीलता आता है, जिसमें शोध समस्या का चयन सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जैसे कि कोई धार्मिक या जातिगत विषय पर शोध करते समय समाज में विभाजन न पैदा हो, इसका अध्ययन रखना चाहिए। थर्ड आपका भ्रामक उद्देश्य से बचाव, जिसमें शोध समस्या ऐसा बहाना न बने जिससे कि पीछे कोई छिपा हुआ व्यक्तिगत या वैश्विक लाभ हो। फोर्थ आपका आता है हानि से बचाव, जिसमें समस्याओं का अध्ययन करते समय देखा जाता है कि इससे किसी व्यक्ति या समुदाय को मानसिक, सामाजिक या भौतिक हानि तो नहीं हो रही है। फिर आपका निष्पक्षता और ईमानदारी आता है, जो कि सोच समझ से निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें कि पहले से कहीं पूर्व वगैरह निष्कर्ष न छुपा हो। तब हम आपका नैतिक विचार शोध की दिशा को कैसे आकार देता है उसको देख लेते हैं। तो इसके आपके कुछ मापदंड होते हैं, तो उनमें देख लेते हैं, आपका मापदंडों को देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है शोध निष्पक्ष और समाज उपयोगी होता है। साथ ही प्रतिभागियों का भरोसा बना रहता है और वे ईमानदारी से सहयोग करते हैं। और ये आपका शोध के निष्कर्ष व्यापक रूप से स्वीकार्य होते हैं। साथ ही शोध से उत्पन्न नीतियां और समाधान मानवीय दृष्टिकोण से युक्त होते हैं। इसके उदाहरण के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जो आपका शोधकर्ता वो आपके स्लम क्षेत्र के बच्चों के व्यवहार पर अध्ययन कर रहा है और वह उसके नैतिक रूप से सावधानी नहीं बरतता है, जिससे कि शोध बच्चों को कलंकित भी कर सकता है। लेकिन जो आपके गोपनीयता वह बनाए रखकर सम्मान के साथ शोध करता है, तो वही अध्ययन आपका बच्चों की सहायता का मार्ग भी बन सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखें। निष्कर्ष में आप लिखें, जो शोध समस्या का चयन और निर्माण है वो किसी भी शोध प्रक्रिया की नींव होती है, और ये आपका एक बौद्धिक प्रक्रिया तो होती है, साथ ही आपका नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। ये आपका एक अच्छी सोच समस्या, स्पष्ट, सीमित, शोध योग्य और समाज उपयोगी होती है। साथ ही जो शोधकर्ता होता है वो नैतिक मूल्य जैसे गरिमा, गोपनीयता, निष्पक्षता और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करती है। तो इसका जो शोध है वो समाज के लिए एक सकारात्मक और उपयोगी योगदान बनता है। इस तरह ही आपका जो नैतिक विचार है वो न केवल शोध की सही दिशा में ले जाता है, बल्कि शोध को सम्मानजनक और स्वीकार्य भी बनाता है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपका आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आपका क्रियात्मक और अनुप्रयोग शोध में क्या अंतर है उसको देखेंगे, इनके बीच अंतर करेंगे, और साथ ही मूलभूत शोध से आप क्या समझते हैं उसको भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय में लिखेंगे जो आपका रिसर्च है वो आपके एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रक्रिया और व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें किसी समस्या को समझना, उसका समाधान खोजना है, नए सिद्धांत विकसित करना होता है। और इसमें आपके शोध के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो आपके उद्देश्य के प्रयोग की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें आपके कुछ मूलभूत शोध होते हैं, कुछ क्रियात्मक शोध होते हैं और कुछ अनुपयुक्त शोध होते हैं। तो ये आपके कुछ प्रमुख प्रकार हो गए। ये आपके 3 प्रकार के एक दूसरे से जुड़े होने के बावजूद अपनी प्रकृति, उद्देश्य और प्रयोग के आधार पर अलग भी होते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखें मूलभूत शोध के से आप क्या समझते हैं। तो जो मूलभूत शोध होता है उसको हम आपका सैद्धांतिक शोध या बुनियादी शोध भी कहते हैं। इसमें हम आपके ज्ञान के क्षेत्र में नए सिद्धांत, अवधारणाएं, विचार उत्पन्न करना होता है, और ये आपका किसी की तात्कालिक समस्या को हल करने पर केंद्रित नहीं होता है। यह आपका दीर्घकालिक ज्ञान विकास और सैद्धांतिक आधार के निर्माण पर आधारित होता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें प्रयोगशाला नियंत्रित वातावरण में किया जाता है। साथ ही जो इसका उद्देश्य होता है वो किसी सिद्धांत को प्रामाणिकता या खंडित करना होता है, और इसका व्यावहारिक उपयोग तात्कालिक नहीं होता है, लेकिन भविष्य में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। तो इसका उदाहरण में देखेंगे, जैसे कि कोई सीखने की प्रक्रिया में ध्यान का प्रभाव विषय है, तो इस पर शोध किया गया है। तो यह हमें इससे हमें पता चलता है कि क्या कोशिश की जाए कि मस्तिष्क ध्यान की स्थिति में कैसे कार्य करता है। सेकंड आपका क्रियात्मक और अनुप्रयोग शोध में अंतर देख लेते हैं। तो जो आपका क्रियात्मक शोध होता है, एक्शन रिसर्च होता है, तो ये आपका किसी समस्या को तात्कालिक रूप से हल करने के लिए किया जाता है। इसमें आपका शिक्षण या व्यावसायिक क्षेत्रों में यह आपका क्रियात्मक शोध महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। इसमें जो शोधकर्ता होता है वो अपने कार्य क्षेत्र में ही करता है, और जहाँ वह स्वयं समस्या का हिस्सा भी होता है। इसकी विशेषता में आप देख लेते हैं, जो आपका ये शोध होता है स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें शोधकर्ता स्वयं अनुसंधान का हिस्सा होता है, और इसका परिणाम तात्कालिक और व्यावहारिक भी होता है। और साथ ही ये सीमित क्षेत्र और छोटे नमूनों पर आधारित होता है। तो इसके उदाहरण में अब आपका देखें, जो आपका शिक्षक है वो अपनी कक्षा में छात्रों का अनुसंधान शासन की समस्या का समाधान खोजना चाहता है, तो उसमें ये आपका एक विशेष विधि अपनाएगा और देखेगा कि उसमें सुधार हो रहा है या नहीं, जिससे कि क्रियात्मक शोध भी यह कहलाएगा। सेकंड आपका अनुप्रयोग शोध आता है, अप्लाइड रिसर्च आता है, जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक, वैज्ञानिक या तकनीकी समस्या का समाधान खोजना होता है, जो कि एक मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में लागू करने पर आधारित होता है। इसकी विशेषता में हम आपका देख लेते हैं, यह आपका वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। साथ ही आपका तात्कालिक समाधान की दिशा में कार्य करता है, और इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण में आपका देख लेते हैं, मान लीजिए कोई दवा कंपनी है, तो उसमें मधुमेह की नई दवा विकसित हुई, जो तो उस पर ही आपका शोध अनुप्रयोग शोध होता है। यही आपका एक विशिष्ट बीमारी का समाधान भी खोजता है। तो अब हम आपका क्रियात्मक और अनुप्रयोग शोधों में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो इसके तत्व देखेंगे, फिर क्रियात्मक शोध देखें, फिर अनुप्रयुक्त शोध देखें।
तो उद्देश्य देखें, जो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है वो तात्कालिक स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, और जो आपका अनुप्रयोग शोध है इसमें व्यापक स्तर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। साथ ही इसमें क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता की भूमिका होता है वो स्वयं समस्या का हिस्सा होता है, और अनुप्रयुक्त शोध में बाहरी पर्यवेक्षक से हो सकता है। इसका क्षेत्र आपका सीमित होता है, जैसे एक कक्षा या संस्था में क्रियात्मक शोध होता है, और अनुप्रयुक्त शोध का आपका जो शोध होता है वो व्यापक होता है, जैसे समाज, उद्योग आदि। इसके लाभ में आपका स्थानीय सुधार आता है, सामाजिक औद्योगिक समाधान आता है। उदाहरण में आपका एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों की समस्या हल करना, और अनुप्रयोग शोध के उदाहरण में आता है एक इंजीनियर द्वारा पानी की शुद्धिकरण प्रणाली बनाना। तो इतना सब लिखने के बाद आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में आप लिखें जो आपका शोध है वो आपका विभिन्न प्रकार अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करता है। जो आपका मूलभूत शोध है वो ज्ञान के विस्तार और सिद्धांत निर्माण पर केंद्रित होता है, और जो आपका क्रियात्मक शोध है वो व्यक्तिगत या स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है, और जो आपका अनुप्रयोग शोध होता है वो सिद्धांतों के व्यवहार में लागू करके समाज या उद्योग की समस्याओं को हल ढूंढता है। और ये आपके जो तीनों प्रकार के शोध हो गए ये अपनी अपनी उपयोगिता रखता है, और ये आपका शिक्षा, विज्ञान, समाज के तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। जो शोध करता है वो इस बात से सफलता इस बात में है कि वह अपने शोध का उद्देश्य सही से पहचानने और उपयुक्त शोध प्रकार का चयन करें। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आपका साक्षात्कार कौशल से क्या समझते हैं उसको देखेंगे, साथ ही एक प्रभावी साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रमुख कौशलों को भी स्पष्ट करेंगे। फिर हम साथ ही हम आपका देखेंगे जो आपका शैक्षिक अनुदान की कम से कम 5 प्रमुख विशेषता उनको भी देखेंगे। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखें। परिचय में हम आपका लिखें जो आपका साक्षात्कार और शैक्षिक अनुसंधान है वे दोनों ही आपके एक सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरण होता है। जहाँ पर जो साक्षात्कार कौशल होता है उसका प्रयोग जानकारी एकत्रित करने और संवाद स्थापित करने के लिए होता है, और जो आपका शैक्षिक अनुसंधान होता है वो शिक्षा से संबंधित समस्याओं को समझना, विश्लेषण करना और समाधान प्रस्तुत करना होता है। तो इसी प्रकार से आप एक छोटा सा परिचय लिख लें। परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे साक्षात्कार कौशल क्या है और इसके प्रमुख गुण क्या है। तो जो आपका साक्षात्कार कौशल है वो आपका उस योग्यता दक्षता से होता है जिसमें आपका एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करके आवश्यक जानकारी, भावनाएं, दृष्टिकोण या विचार जानने की क्षमता रखता है। साक्षात्कार आपकी किसी शोध, नौकरी चयन, मीडिया वार्ता या मानसिक परामर्श में बहुत उपयोगी होता है। फिर हम आपका देख लेते हैं एक प्रभावी साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल, जिसमें आपका सबसे पहले सुनने की कला आता है, लिसनिंग स्किल होता है। जो साक्षात्कार होता है वो अच्छे से सुनने की कला होना चाहिए जिससे कि वह उत्तरदाता को बातों को ध्यानपूर्वक समझ सके। सेकंड आपका साफ और स्पष्ट प्रश्न पूछना, जो प्रश्न वे सीधे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उत्तरदाता भ्रमित न हो। थर्ड आपका गोपनीयता और सम्मान बनाए रखना, जिसमें साक्षात्कार में सहभागियों की गोपनीयता और गरिमा का अध्ययन रखना आवश्यक होता है। फोर्थ आपका धैर्य और सहनशीलता था, जो कि कभी कभी उत्तरदाता देर से उत्तर देता है या भावनात्मक भी हो सकता है, तो ऐसे समय में आपका साक्षात्कर्ताओं को धैर्य बनाए रखना होता है। फिफ्थ आपका शारीरिक भाषा आता है, बॉडी लैंग्वेज आता है, जिसमें मुस्कान, आंखों से संपर्क, सिर हिलाना आदि जो सकारात्मक संकेत है वे सभी संवाद को सहज बनाते हैं। सिक्स्थ आपका पूर्व तैयारी आता है, जिसमें आपका साक्षात्कार से पहले संबंधित विषय की जानकारी होना आवश्यक होता है ताकि जो प्रश्न है वो व्यवस्थित ढंग से पूछे जा सके। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका लिखें शैक्षिक अनुसंधान के 5 प्रमुख विशेषता। जो आपका शैक्षिक अनुसंधान है ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी समस्या और घटनाओं को समझने, विश्लेषण करने और समाधान निकालने का कार्य करता है, और ये आपके विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होता है। तो इसके कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड आता है, आपका उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें आपका स्पष्ट उद्देश्य पर आधारित होता है, जैसे छात्रों की शैक्षिक प्रगति, शिक्षण विधिया या पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। सेकंड आपका तथ्यात्मक और प्रमाण आधारित, जो आपका शैक्षिक अनुदान तथ्य होते हैं और आंकड़े होते हैं उन पर ही आधारित होता है, न कि केवल धारणाओं पर। थर्ड आपका व्यवस्थित प्रक्रिया आता है, जो कि एक यह अनुसंधान क्रमबद्ध चरणों में किया जाता है, जैसे कि समस्याओं की पहचान, उद्देश्य निर्धारण, डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष। फोर्थ आपका सुधारात्मक प्रकृति आती है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होता है। फिफ्थ आपका प्रामाणिकता आता है, रियलेबिलिटी आता है, जो कि दोहराए जाने पर भी समान परिणाम देता है और इस पर आपका भरोसा भी किया जा सकता है। तो इतना सब लिखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दें। निष्कर्ष में हम आपका लिखेंगे कि जो आपका साक्षात्कार कौशल और शैक्षिक अनुसंधान है वे दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है, और जो साक्षात्कार कौशल है वो आपका संवाद को प्रभावित तो बनाता ही साथ है वो शोध कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो आपका शैक्षिक अनुसंधान है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही जो आपके दोनों विषय इनके समझ सोचगलता शिक्षक और समाजशास्त्री के लिए अनिवार्य है। तो इतना सब लिखने के बाद आपका एक छोटा सा निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका आंसर नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिया है जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो को देखने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही आपके सभी टॉपिक्स सभी कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है। और आप अगर आप
किसी स्टूडेंट को नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्राइस ओनली 30 रुपये रहने वाला है, जो कि बहुत ही मामूली सा प्राइस है और कोई भी व्यू कर सकता है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट ही कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद आप नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स से रीड कर लीजिएगा, तो आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और यही आपका जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। एंड अगर अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर फॉलो करके या आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।